मेरी आवाज आ रही है? जरा हाथ थोड़ा सा हाथ रेज करके बताएं। मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेज करें जिनको मेरी आवाज आ रही है। नहीं आ रही। ये देखें ना। हाँ, अब आ रही है शायद। नहीं, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है? आपके सारे से बताएं जरा, आवाज आ रही है? अब जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाथ के इशारे से बताएं मुझे जरा। अनम्यूट करें ना किसी को, तो हम आपको करें जरा। बहुत स्लो आ रही है आवाज। सर अब आइए, पहले स्लो आ रही थी। कर लें एंड देन उसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लें। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपको सैंपल स्पेस अवेलेबल नहीं होती, सैंपल स्पेस की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप काउंटिंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे? तो उसके लिए एडिशन थ्योरम जो है वो हम एडिशन थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम इस तरह से हो जाता है कि वाहिद चॉइस जो है वो बस एडिशन थ्योरम ही रह जाती है, वाहिद चॉइस एडिशन थ्योरम ही रह जाती है, और एडिशन थ्योरम के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने एडिशन थ्योरम के थ्रू की थी। उसके बाद ये मैंने एक एक्सरसाइज थोड़ी सी की थी जिसमें ये कहा था, इफ अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100, what is the probability that selected number is a multiple of 3 or 5? और का वर्ड आ गया, देयर इज अ वर्ड ऑफ और। एडिशन थ्योरम से इसे करेंगे तो आप दो इवेंट अलग डिफाइन करेंगे, ए एक इवेंट मल्टीपल ऑफ 3 जो और से पहले है, बी एंड इवेंट मल्टीपल ऑफ 5 जो कि और के बाद है, एंड देन ए इंटरसेक्शन बी मल्टीपल ऑफ 3 and 5। ये तीनों चीजें मैंने एडिशन थ्योरम में यूज करनी है, क्योंकि एडिशन थ्योरम का हमें आइडिया है कि जी एडिशन थ्योरम एक्चुअली है क्या। एडिशन थ्योरम अगर आपको याद हो कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास एडिशन थ्योरम का जो है वो सब का सब जो है वो आइडिया जनरेट हो जाता है। अब इसको करने के लिए या तो आप लोग सैंपल स्पेस तो हमारे पास ज़ाहिर है इशू है, अवेलेबल नहीं है, तो अब हम सैंपल स्पेस चूंकि अवेलेबल नहीं है तो फिर हम ये काउंटिंग अलग से करेंगे। और इसकी मैंने एक टेक्निक ये बताई थी आपको कि 100 कितने 100 में से नंबर ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं। इसका जस्ट जो होल नंबर है वो आपने पिक करना है। तो 1 से लेके 100 तक टोटल 33 नंबर ऐसे बनते हैं, 33, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं? 100 को 5 पे डिवाइड कर लें 20 आ जाएंगे। तो 1 से लेके 100 तक टोटल 20 नंबर ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हैं। इसके बाद आपने नोट करना है कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 के ऊपर भी मल्टीपल हैं और 5 का भी, लाइक 15 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है, और एट द सेम टाइम जो 15 है वो 5 का भी मल्टीपल जो है वो आ रहा है। तो 15 से डिवाइड कर दें 100 डिवाइडेड बाय 15 और होल नंबर आपने जो है वो पिक कर लेना है। तो ये एक ट्रिक है कि बजाय इसके कि आप पूरी लिस्ट 1 से लेके 100 तक लगाएं और फिर नंबर उसमें से एक एक करके पिक करें, इसकी बजाय आप इस ट्रिक को यूज करेंगे एंड देन वो सारे का सारा नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देन पी ऑफ ए 33 नंबर ऐसे हैं जो 3 के ऊपर डिविजिबल हैं, 0.33 पॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 20 नंबर ऐसे हैं जो 5 का डिविजिबल हैं, और फिर 6 नंबर ऐसे हैं जो कि दोनों का डिविजिबल है। और जब आप इसको करेंगे ए यूनियन बी तो आपके पास पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और वो आ जाएगा 0.47। इसके रेलेवेंट मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी लास्ट टाइम जो है लास्ट जो क्लास हो रही थी उसमें मैंने एक प्रॉब्लम भी आपको दिया था, तो फिर वो डिस्कस करते हैं कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से हमने जो है वो सॉल्व करना है। तो देन वो नेक्स्ट हम एट द एंड अप से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक जो है वो है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, अब लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में समटाइम्स लाइक फर्ज करें एक छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं कि किसी शख्स को यह कहा गया कि तुमने ये 1 किलोमीटर का कोई डिगिंग करनी थी। किसी कंपनी को कहा गया यहां से लेके यहां तक जो है वो 1 किलोमीटर की डिगिंग करनी थी, खोदना था उसको। अभी थोड़ा सा काम शुरू किया था और यहां तक सिर्फ डिगिंग की गई थी, और कह दिया गया, पूछा जा रहा है कि रिमेनिंग कितना पोर्शन अभी रहता है। यानी कि 1 किलोमीटर का टोटल डिग करना था, खुदाई करनी थी, थोड़ा सा ही अभी उन्होंने डिगिंग की थी, और कह दिया कि अच्छा जी काम रोक दें, और पूछा जा रहा है कि जी बताएं कितना काम अभी बाकी है। ये क्वेश्चन है। यानी कि जिसे मैं इवेंट कह रहा हूं, आप समझ लें उनको इसमें इंटरेस्ट थी कि कितना काम अभी बाकी है, मेजर करके बताना था। बताया जा सकता है यहां से कोई भी पैमाना ले लें या स्केल ले लें, लेकिन आप नोट करें कि अभी तो थोड़ा सा काम हुआ था और अभी ज्यादातर काम तो बचा हुआ था, तो बहुत देर लगेगी। तो क्या करें? आप सिंपली ये करें कि सिर्फ ये मेजर कर लें, जितना काम हुआ है ये मेजर कर लें, और उसको क्या करें, उसको 1 में से माइनस कर दें। फर्ज करें अभी सिर्फ 500 मीटर का ही डिगिंग हुई थी, तो आप क्या करें कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर में से 500 1000 में से 50 या 60 जितने भी डिगिंग की थी उसको माइनस कर दें। इसको हम कह देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, उलट। सेट थ्योरी में आपने थोड़ा सा देखा होगा। तो आल्दो मेरी इंटरेस्ट ए थी मेरी इंटरेस्ट थी कि ए कैलकुलेट करना, लेकिन चूंकि मुझे ये डिस्टेंस टोटल मालूम था, ये वाला आई नो दैट वन, तो फिर इसका एडवांटेज आप लेते हुए आप ये कर सकते हो, मालूम तो आपको ए करना था, लेकिन ए मालूम करने को आप रिवर्स क्या करें, टोटल में से उसका कॉम्प्लीमेंट जो कि आसान था कैलकुलेट करना,
वो माइनस कर दें, वो उसको माइनस अगर कर दिया जाए तो देन आप कह सकते हो कि हमने ए को मेजर कर लिया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, और इसी को ही हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपने एक ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन आपने कैलकुलेट किसकी कर ली है, उसके उलट की, बिल्कुल उसकी अपोजिट की आपने कैलकुलेट कर ली है, और इसे हम कह देते हैं कि ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। अब जरा प्रोबेबिलिटी में आ जाए। प्रोबेबिलिटी में लेट्स सपोज ये सैंपल स्पेस है एस, ये इवेंट ए है, तो फिर जो बाकी बचेगा, मैं जिसको लाइनें लगा रहा हूं, ये नॉट ए है, ए नहीं है, ये वाला पोर्शन, इसे आप एक कॉम्प्लीमेंट कह दें। एक तो दो इवेंट हो गए, एक जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है वो इवेंट ए है, और एस में से ए निकाल दें, एस में से ए निकाल दें, तो ये जो बाकी बच गया है ये वाला जो है वो नॉट ए है। अच्छा, एक चीज नोट करें कि अगर आप ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को इकट्ठा कर लें तो कह सकता हूं ये एस बन जाता है। तो ऐसा ही है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ये एस बन जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आप टेक्निकली लिखें तो लिख सकते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इसको मिला लिया जाए तो एस बनता है। ए ये वाला पोर्शन, ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन, दोनों को इकट्ठा करें तो एस बन जाएगा आपके पास। तो दोनों को मिला लिया तो हमारे पास एस बन गया। ये एस कैलकुलेट हो गया, और इस एस कैलकुलेशंस के बाद जब आप एस कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद अगर आप नोट करें तो मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस, दोनों साइड पर प्रोबेबिलिटी लगा दें। देखिए, आपको ना इसकी डेरिवेशन की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो एंड रिजल्ट चाहिए, लेकिन इसका फायदा ये होगा समझ आ जाएगी कि ये क्या किया है। जब भी यूनियन होता है हम एडिशन थ्योरम यूज करते हैं। अब यहां पर एक इवेंट ए है, एक ए कॉम्प्लीमेंट है, बी की बजाय मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, पी ऑफ ए प्लस बी की बजाय पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब पता नहीं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, याद है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं कि इनमें कोई चीज कॉमन ना हो, तो इनमें तो कॉमन हो ही नहीं सकती। ए और ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों जो हैं ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं होता, जब कॉमन पोर्शन नहीं होता तो माइनस नहीं होता, इज इक्वल टू सैंपल स्पेस टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। सैंपल स्पेस है ना, पूरी सैंपल स्पेस, इसकी प्रोबेबिलिटी श्योरिटी कि इन्हीं में से कोई होगा, या ए होगा या ए कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या चांस है, आपने कहा 100% इन्हीं में से कुछ होना है। और अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करनी है तो आप कहेंगे ये तो ए की प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, तो फिर आप क्या करें, आप नॉट ए की कैलकुलेट करें, ए कॉम्प्लीमेंट की, और उसे 1 में से माइनस कर दें। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आपने अल्दो यही याद करना है। क्या याद करना है? इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना मुश्किल है, उसके उलट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है। ओके फाइन, वही कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद 1 में से माइनस कर दें। जो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होनी है, इसकी कैलकुलेट करना आसान था, वो कैलकुलेट करके 1 में से माइनस किया, जो बाकी बचा वो ए। वही बात डिस्टेंस की बात की थी कि जी ये डिस्टेंस मेजर करना ज्यादा टफ था, आप इसका उलट कैलकुलेट कर लें, 1 किलोमीटर में से जो काम कर लिया वो माइनस कर दें, जो बाकी बच जाएगा वो
जो अभी काम रिमेनिंग वर्क है वो रह जाएगा। तो इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम में एग्जामिनर नहीं आपको कहेगा फाइंड द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, आप सोचें कि यह इवेंट है, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ये तो बहुत लेंथी है। आप जरा सोचें उसका उलट क्या बनता है। आपने कहा उलट तो इसका बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, तो दैट्स फाइन, आप वही कैलकुलेट करें। अगर आप समझते हैं कि इसका रिवर्स बड़े आसानी से फाइंड हो सकता है और इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट करना टफ जॉब है, तो आप उसको उलट कैलकुलेट करें, 1 में से माइनस कर दें, तो जो रिक्वायर्ड इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको जो है वो आ जाएगी। इस चैप्टर में तो शायद इस लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की इतनी हमें जरूरत ना पड़े, लेकिन अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि शायद वाहिद चॉइस जो है वो हमारे पास वो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ही रह जाती है। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट, एंड टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1 टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। एक छोटी सी एग्जांपल है, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 हेड इन टॉसिंग 3 कॉइन्स। 3 कॉइन टॉस करने हैं, कम से कम उस पे एक हेड जरूर हो। अब देखिए पॉसिबल जो 3 कॉइन जब आप थ्रो करते हो, पॉसिबली हो सकता है किसी भी कॉइन पर हेड ना आए। 3 कॉइन है, आपने कहना जी कितने कॉइन पर हेड आया, किसी पर भी नहीं। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है तीनों में से एक कॉइन पर हेड आए, 2 कॉइन्स पर हेड आए और तीनों के तीनों कॉइन्स पर भी हेड आ सकता है। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी कि अगर 3 कॉइन फ्लिप करते हो, 3 कॉइन हम फ्लिप करते हैं और हेड्स कितने हो सकते हैं, तो मैंने कम से लेके ज्यादा से ज्यादा लिख दिए। अब उसने कहा है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, 1 हेड होना चाहिए, 2 हेड होने चाहिए, 3 हेड। इसका मतलब है वो तमाम आउटकम्स हमने काउंट करनी है जिनमें 1 हेड हो, या 2 हेड वाले भी काउंट करने हैं, या 3 हेड वाले भी। आप कहेंगे ये तो काफी लेंथी नहीं हो जाएगा पहले 1 हेड वाले काउंट करें, फिर 2 हेड वाले काउंट करें, फिर 3 हेड वाले काउंट करें। बिल्कुल है तो ऐसा ही। आप कहेंगे इसका अपोजिट ज्यादा आसान है क्या? आप 0 हेड वाले काउंट कर लें और 3 कॉइन फ्लिप करेंगे, तो वो कौन सी आउटकम ऐसी है जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा? तो 3 कॉइन के एक्सपेरिमेंट में ये वो वाहिद आउटकम है जिसमें कोई भी हेड नहीं होगा। तो ये आसान है, सिर्फ एक ही गिनना पड़ेगा आपको। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ए कॉम्प्लीमेंट की, क्योंकि 8 टोटल 3 कॉइन फ्लिप करेंगे ना, टोटल 8 आउटकम बनती हैं। एक आउटकम सिर्फ ऐसी है उनमें से जिनमें कोई भी हेड नहीं आएगा। उलट आसान था कैलकुलेट करना, तो आपने कहा जी वो पहले 1 हेड वाले कैलकुलेट काउंट करने पड़ेंगे। देखें ये 1 हेड वाले हैं ना, पहले ये काउंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर 2 हेड वाले करने पड़ेंगे, फिर 3 हेड वाले करने पड़ेंगे। और इससे आसान नहीं था कि आप 0 हेड वाले 9 हेड काउंट करें जिसमें तमाम टेल्स होंगी, उसमें कोई हेड नहीं होगा, आप उसे काउंट कर लें 1/8। और फिर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो आपने एक ही कैलकुलेट करनी है। आप क्यों कैलकुलेट ये कर लिया, ये आसान था, आपने उसके उलट की रिवर्स की कैलकुलेट कर ली, 1 में से माइनस कर दिया, तो 7/8। इन अदर वर्ड्स 7 आउटकम ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक हेड जो है वो जरूर होगा। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये एग्जाम में आपको एग्जामिनर नहीं कहेगा, आप अपने प्रॉब्लम्स को पहले सोचेंगे, आप कहेंगे ये तो बड़ा लेंथी हो जाना है, इसका जरा उलट सोचें। उलट सोचने का भाई ये सारी पॉसिबिलिटी लिख लें, फिर देखें कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसका रिवर्स ज्यादा आसान था, तो आप कह देंगे ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से हम लोग याद कर। तो एक तो आपने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट याद रखना है। सेकंड, एग्जाम में इसको कब अप्लाई करना है, जब आप फील करो कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कही गई है वो थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा है या लेंथी लग रहा है, और उसके उलट की कैलकुलेट करना ज्यादा आपको इजी लग रहा है, तो आप कहेंगे ठीक है हम उलट की कैलकुलेट करते हैं, और बाद में लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से हम रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, जो हमें एक्चुअल रिक्वायर्ड थी, वो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपसे शेयर कर दी। अच्छा, कुछ
रिजल्ट्स हैं, और मैंने लिखा भी ऐसा ही है इनको, सम रिजल्ट्स, कि अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ए एंड, पता ना इसको हम एंड पढ़ते हैं, एंड नॉट बी, यानी कि एक इवेंट और दूसरा उसका उलट, इसको अगर आप, ये रिजल्ट्स हैं, डायरेक्टली हमने इनको अपने प्रॉब्लम्स के लिए याद रखना है। इसको आप सॉल्व करेंगे P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सिमिलरली अगर B की तो प्रोबेबिलिटी है एंड नॉट A, उलट उसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इन दोनों रिजल्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, A पर नहीं है, वो आ जाएगा और दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसमें चूंकि B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, B के ऊपर नहीं है, तो B वैसे आ जाएगा और A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले आप इस सिमेट्री से याद करेंगे कि अगर दो इवेंट हो, एक एक्चुअल इवेंट है, दूसरा उसका उलट है, नॉट B जैसे है, B कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर कैसे सॉल्व करना है? जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो इवेंट लिख दिया जाएगा और माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये दो फार्मूले तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें सेट्स थ्योरी में, मे बी एलिमेंट्री मैट्रिक वगैरह में, डिमोवर्स थ्योरम है, डिमॉर्गन्स लॉ है। अगर दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों के ऊपर, और आपने इनको सिंगल कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिखना हो, सिंगल कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, तो क्या करें? इसका कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दे, इसका कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दे, और समझ लें, लिखा नहीं हुआ लेकिन आप समझ लें, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप रिमूव करेंगे तो जो इंटरसेक्शन है ना, ये यूनियन में बदल जाता है। उसका उलट, इंटरसेक्शन का उलट यूनियन। तो ए का मैंने कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दिया, ए रह गया, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दिया, यूनियन बन गया, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दिया, सी बन गया, बी बन गया, एंड देन उनके ऊपर सिंगल कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिखा जा सकता है। अब इसी सेम प्रॉपर्टी को इसके रिवर्स पढ़ें। आप कहेंगे अगर हमने कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना हो, ओके, अप्लाई करें, प्रोबेबिलिटी ए, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं। जब आप इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे, तो देखें ये बन गया दिस वन। दो कॉम्प्लीमेंट्स की फॉर्म में लिखना हो, ये ना समटाइम एग्जाम में वैसे ही आ जाता है कि विच वन इज द ट्रू। तो इसको आप इस तरह से याद करें कि जी अगर किसी दो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स को रिमूव करके यहां सिंगल कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिखना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दिया, ये बन गया और सिंगल कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिख दिया। अप्लाई करना हो तो किया जा सकता है। सिमिलरली ये भी देखें, इसका कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा नहीं हुआ लेकिन फर्ज करें इसके ऊपर और इसका कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया ए, ये बन गया इंटरसेक्शन, और ये बन गया बी, और कॉम्प्लीमेंट हमने यहां पर रख दिया। तो एक तो आपने इस पैटर्न को देखिए, मैं आपको पैटर्न याद करने का वे बता सकता हूं, चूंकि रिजल्ट्स हैं, प्रूफ किए गए हैं, कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई चीज याद करनी हो तो की जा सकती है। अच्छा, अगर अभी हमने जो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसमें अगर मैं इसे लिखना चाहूं, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, या बिल्कुल सही है, अगर आप कहें जी ए की कैलकुलेट करनी हो तो 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, दोनों तरह लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे पढ़ें कि फर्ज करें ये कॉम्प्लीमेंट अगर रिमूव करना हो, विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखना हो, तो ये किसके बराबर आएगा? आप कहें जी कि अगर आपने ये कॉम्प्लीमेंट रिमूव करने के बगैर लिखना है तो 1 माइनस करके लिख दें, ठीक है ना, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से लिया मैंने, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से मैंने लिया है कि जी अगर लाइक प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट विदाउट कॉम्प्लीमेंट के बगैर लिखना हो तो 1 माइनस करके लिखें। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यही कहता है। एक तो मैंने आपको ये सिचुएशन बताई
कि सिंगल कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखना है। और अब इससे अगला स्टेप, विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखना हो, इवन इसका ये कॉम्प्लीमेंट रिमूव करके लिखना हो तो 1 में से माइनस करके लिखते हैं इसको, जिस तरह से ये लिखा गया। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। सिंगल कॉम्प्लीमेंट में लिखना हो लिख दिया, आप कहें जी कॉम्प्लीमेंट के बगैर भी लिखना हो तो 1 में से माइनस करके इसे लिख दें। तो ये दोनों लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये कुछ इसी तरह के ही डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। अब बहुत ज्यादा तो नहीं इसके एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल्स आए, लेकिन आगे जाके हम 1-2 प्रॉब्लम्स करेंगे भी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने इन चारों रिजल्ट्स को याद रखना है कि जब 2 इवेंट हो, एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो फिर कैसे, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, सिंगल कॉम्प्लीमेंट कैसे, और इवन ये कॉम्प्लीमेंट भी रिमूव करके किस तरह से आप जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो अब नेक्स्ट वन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक अक्सर एग्जाम में इसके रेलेवेंट ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं। अच्छा, फर्ज करें कि ऐसे ही एक मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, कोई शख्स है वो एक रास्ता तलाश कर रहा था और रास्ता तलाश करते करते वो एक चौराहे पर, एक सराउंडिंग्स में, एक चौक में पहुंच गया। वो किसी बिल्डिंग का एड्रेस तलाश कर रहा था, बिल्कुल उसको आइडिया नहीं था। अब वो जब यहां पर पहुंचा है, समझ लें वो यहां खड़ा है, तो बेसिकली 4 पॉसिबल वेज बनते हैं। अब उसे ये समझ नहीं आ रही कि मैं जौन सा रास्ता तलाश कर रहा हूं वो किस साइड पर होगा। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते, 4 मल्टीपल आंसर्स हैं, फर्ज करें आपको कोई आंसर नहीं पता कि कौन सा आंसर जो है वो आप है। लाइक ऐसा ही है, आप एग्जाम में बैठे हैं और 4 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज आप कर रहे हैं, और एमसीक्यूज जो हैं लाइक फर्ज करें ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। 4 ऑप्शन हैं और आपको देखना है, आंसर फाइंड करना है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन फर्ज करें नहीं आता, बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि विच इज द ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने तुक्का लगाना है। अगर आप तुक्का लगाएं और वो बिल्कुल ब्लाइंडली तुक्के से पास हो जाए, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए, तो क्वेश्चंस के करेक्ट होने का चांस है 1/4, 25%। 4 ऑप्शन, उनमें से एक ऑप्शन सही, तो आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होने का चांस जो है वो अगर परसेंटेज फॉर्म में लिखा जाए तो 25% चांस है कि आपका क्वेश्चन तुक्का लगेगा और ठीक हो जाएगा। ये तो थी वो सिचुएशन। लाइक आपका दोस्त, आपका फेलो भी इस एग्जाम में बैठा हुआ है और आपको जरा मौका मिलता है, आप पूछते हो कि यार ये फलां क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो। अब आता उसे भी नहीं है, वो कहता है आपको कि जी मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन सिर्फ एक चीज की गारंटी में दे सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो बी ऑप्शन है ये ठीक नहीं है। कहता है ये गारंटी, बाकी नहीं मुझे पता कि आंसर सही क्या है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम उसकी बात मान लें कि बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप यूज करें कि बी ऑप्शन इज नॉट द ट्रू वन, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करें तो आप कहेंगे कि चले जी ये तो खत्म हो गई, लगाना अब भी आपने तुक्का जो क्या था तो अब भी नहीं है। लेकिन अब अगर आप इसके ऊपर ब्लाइंडली गैस करेंगे तो अब आपका क्वेश्चन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 33.33% आ जाएगी। क्योंकि 3 ऑप्शन रह गई ना, या ए सही है या डी सही है या बी सही है। अगर उसकी बात सही हो, बी ऑप्शन जो है जो कि लगाई गई थी बी ऑप्शन, अगर उसकी बात सही हो कि बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है तो आप उसको एक्सक्लूड कर दें। क्योंकि आपने कहा जी कि वो तो ये तो मुझे श्योर होगा ना, अब 3 रह गई हैं, तीनों में से अब कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है, तो आप उसको कहेंगे कि ये 1/3 विच इज इक्वल टू 33.33%। तो आपके अब ठीक होने का चांस, क्वेश्चंस के ठीक होने का चांस बढ़ गया है। ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको उसके मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए। पहले क्या थी, पहले आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपने कहा चारों में से एक सही है,
लेकिन दूसरी दफा क्या हुआ है, और आपके दोस्त ने आपको यह कह दिया कि आई डोंट नो द ट्रू आंसर बट वन थिंग इज श्योर, बी ऑप्शन इज नॉट ट्रू, बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो आपने क्या किया, बी ऑप्शन को एक्सक्लूड कर दिया। तो आप कह सकते हो कि पहले आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज थी, यानी कि सैंपल स्पेस जो थी वो 4 थी टोटल, और एक उनमें से सही थी तो वही। लेकिन दूसरी दफा जब आपको इंफॉर्मेशन ये मिली है कि एक ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को जब आपने यूज किया है तो सैंपल स्पेस में 3 ऑप्शंस रह गए और आपका जो डिवाइजर जो है वो कम हो गया। डिवाइजर कम होने का मतलब है कि आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, डिवाइजर कम होने से जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो गई है। ऐसी कोई भी प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको उस एक्सपेरिमेंट के मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप कह सकते हो कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग additional information about the experiment is called conditional probability. देखिए ना, समटाइम आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हो, अच्छा यार ये बताओ, गेस करो, वो कहेगा मुझे नहीं पता। आप कहेगा अच्छा चलो गेस करो, फिर आपको कहता है अच्छा यार कुछ थोड़ा बहुत हिंट तो दो, कहता है ना आपको इशारा, हिंट, अच्छा ये ऐसे है, तो फिर आप कहते हैं अच्छा ओके अब मुझे थोड़ा सा पता चल गया, अब ऐसे है। कोई बच्चे गेम खेलते हैं समटाइम, कोई चीज गेस करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तो हम कहते हैं अच्छा कोई गेस तो दो ना, तो वो कुछ चीजें एक्सक्लूड हो जाती हैं। तो जब वो चीजें एक्सक्लूड करते हैं तो फिर शायद गेस से वो ट्रू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब देखते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। द सैंपल स्पेस यानी कि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं फॉर एन एक्सपेरिमेंट मस्ट ऑफन बी चेंज्ड, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जैसे उसके एग्जांपल की थी, पहले 4 ऑप्शन थी, लेकिन आपकी दोस्त के इंफॉर्मेशन के बाद कि बी ऑप्शन सही नहीं है, वो चेंज होकर 3 ऑप्शन रह गई। द सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट मस्ट ऑफन बी चेंज व्हेन, कब कैसे चेंज हो जाती है, व्हेन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन pertaining to the outcome of the experiment is received। आपको कोई हिंट मिल जाता है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको उस एक्सपेरिमेंट की मिल जाती है, जिसके बाद आप कहते हैं नहीं जी अब तो सैंपल स्पेस चेंज हो गई। द इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज टू रिड्यूस द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कम हो गई, पहले 4 ऑप्शन थी बाद में 3 रह गई। इज टू रिड्यूस द सैंपल स्पेस, क्यों? बाय एक्सक्लूडिंग सम आउटकम्स as being impossible which before receiving the information were believed possible। आपको जब पहले पता नहीं था तो आप कैसे हो सकता है बी आंसर ही सही आंसर हो। आपने जो उसकी इंफॉर्मेशन दी कि जी वो जो आंसर है बी वो सही नहीं है, इसके बाद इस इंफॉर्मेशन के बाद अब आपके पास सैंपल स्पेस चेंज हो गई है और अब आपके पास 3 पॉइंट रह गए। द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विथ सच अ रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, यानी कि जो सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, जिसमें आपको बता दिया गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकती, इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल इज दैट प्रोबेबिलिटी आफ्टर यूजिंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेरिमेंट reduce the sample space of the original experiment and then calculate the probability from the reduced space. This is called conditional probability. अब जरा उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे से लिख दिया मैंने। Suppose A and B are 2 events, then the probability that A occurs, still A की probability ही आपको कैलकुलेट करनी है। Given that B has occurred, अब दूसरा इवेंट जो B है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जा रही, बल्कि आपको बताया जा रहा है कि ये अक्कर हो चुका है, ये ऐसा है, जैसे कह दिया गया है कि बी ऑप्शन सही नहीं है, ये बता दी गई है, फिर प्रोबेबिलिटी एक ही कैलकुलेट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट बी गिवन दैट सम अदर इवेंट हैज अक्कर्ड। देखिए वो जो चीज हो चुकी है, हैपन हो चुकी है, उसकी तो प्रोबेबिलिटी नहीं ना फाइंड करेंगे, वो तो आपको बता दिया गया अक्कर्ड, ऐसा है। तो फिर जैसे फर्ज करें एक एग्जांपल है, ये वही बात कि ये जी 4 रास्ते हैं
एक शख्स कोई बिल्डिंग तलाश कर रहा है, अब उसके पास 4 ऑप्शन है, या वो इस रास्ते पर मूव करे, या इधर जाए, या इधर जाए, या इधर जाए, पता नहीं किस रास्ते पर वो जो एड्रेस, कोई रास्ता, कोई बिल्डिंग तलाश कर रहा था, उसे यहां पर एक शख्स मिलता है, वो कहता भाई साहब ये जरा मुझे बिल्डिंग का एड्रेस बता दें। वो शख्स कहता है कि मुझे भी मालूम नहीं है कि जिस बिल्डिंग का आप एड्रेस पूछ रहे हो वो किस चारों में से किस रास्ते पर आएगी, लेकिन वो शख्स ये कहता है कि मेरा घर चूंकि इस रोड के ऊपर है, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैंने इस रोड पे ये बिल्डिंग नहीं देखी। मेरा ख्याल आप वो शख्स इस रोड पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको गारंटी मिल चुकी है कि इस रोड पर कम से कम बिल्डिंग जो है वो नहीं है। यहां इस चीज की उसे गारंटी हो चुकी है। अब वो क्या करेगा, अपनी ऑप्शन में से ये ऑप्शन जो है वो डिलीट कर देगा। वो कहेगा जी मैंने अब इस रास्ते पर तो बिल्कुल मुझे श्योर हो गया है, क्योंकि वो शख्स इसी रोड पर उसका घर है और उसने कह दिया जी मेरे घर के रास्ते में तो कम से कम ये बिल्डिंग कतन नहीं आती, तो इसका मतलब बाकी 3 ऑप्शन रह गए। तो वो जो इंफॉर्मेशन उसे मिली उससे क्या हुआ, सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस सैंपल स्पेस से प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जो है उसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एग्जाम में एग्जामिनर नहीं कहेगा कि यूज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपने खुद देखना है कि जी ये तो इंफॉर्मेशन वो खुद दे रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, तो ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे और इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और इसको लिखते कैसे हैं ए, इसे बोलते हैं गिवन, वर्टिकल लाइन नॉट डिवाइडेड बाय, गिवन दैट लाइन हो, वर्टिकल लाइन है, दिस इज समथिंग एल्स, ये शायद डिवाइडेड बाय, तो ये वर्टिकल लाइन है और इसे बोलते हैं गिवन दैट। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है ए की, गिवन दैट, गिवन बता दिया गया है बी, यानी कि जो बाद में लिखा जाता है वो आपके पास वो गिवन दैट है, वो इंफॉर्मेशन आपको जो है वो बताई हुई होती है। तो आपने ए की स्टिल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन आपको बी की जो इंफॉर्मेशन है वो गिवन है, तो गिवन दैट बी। तो ये हो गया आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि व्हेन वी हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेरिमेंट, यूज द इंफॉर्मेशन, reduce the sample space and then calculate the probability from the reduced space. अब इसके 2 मेथड्स हैं प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के। पहले हम दोनों मेथड से एग्जांपल एक एक सॉल्व कर लेते हैं एंड देन फिर देखते हैं कि जी कौन सा यूज करना चाहिए। पहला मेथड क्या है, कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली फ्रॉम रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। पहले ये वर्ड नहीं आता था, पहले आता था कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द सैंपल स्पेस, NA/NS। अब मैंने इसमें एक वर्ड रिड्यूस लगाया। इन दिस मेथड फर्स्ट द सैंपल स्पेस इज रिड्यूस्ड। पहले हमने सैंपल स्पेस को जो है वो रिड्यूस करना है। कैसे? बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है, और जो सैंपल स्पेस थी पॉसिबल उसमें से आपने कह देना ये तो आउट हो गई, क्यों, ये जी बता दिया गया। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। सच कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इस मेथड में आपको क्या करना है, इस मेथड में आपने इंफॉर्मेशन यूज करनी है, सैंपल स्पेस को आपने रिड्यूस कर देना है, और रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस से जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसे आपने कह देना है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, कहता 2 सिक्के फेंके गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स अपीयर। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कॉइन पर हेड ही आएगा, और बड़ा क्लियर दिया हुआ है, बड़ा क्लियर है, गिवन दैट बताया जा रहा है there is at least one head, there is at least one head। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कॉइन पर हेड आएगा, लेकिन कम से कम एक हेड जो है वो जरूर है। अब इसकी क्या एग्जांपल है, ये क्या मतलब, मैं सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने लगा हूं। लेट्स सपोज आप कोई गेम खेल रहे हैं, 2 सिक्के आपने थ्रो करने थे, 2 सिक्के आपने थ्रो करने थे, और हुआ क्या है, जब आपने 2 सिक्के फ्लिप किए हैं, लाइक ये फर्ज करें
ये कोई आपका टेबल है और एक सिक्का तो टेबल के ऊपर रह गया, उसके ऊपर तो हेड आ गया, लेकिन जो दूसरा सिक्का है वो टेबल के नीचे चला गया। दो सिक्के थे, एक सिक्का तो टेबल के ऊपर है, दूसरा सिक्का जो है वो टेबल के नीचे चला गया है। अब इस चीज का तो आपको क्लियर हो गया है कि जी एक सिक्के के ऊपर तो हेड जरूर है, अब पता नहीं इस सिक्के के ऊपर क्या है, नजर नहीं ना आ रहा। प्रोबेबिलिटी तो उसकी फाइंड होती है जिसका पता ना हो। ये तो टेबल के ऊपर गिरा है, इसके तो ऊपर आपको बताया जा रहा है कि उसके ऊपर हेड जरूर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दो कॉइन फ्लिप किए गए हैं, कम से कम एक हेड जरूर है? भी हो सकता है ना इसके ऊपर भी हेड ही हो सकता है इसके ऊपर टेल हो, लेकिन यही कहेंगे ना। तो आपको बताया जा रहा है कि कम से कम एक हेड जरूर है, कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे के ऊपर भी हेड ही होगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, देयर इज एटलीस्ट वन हेड। तो क्या करना है, पहले आपने एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस बनानी है, इवन डिक्लेयर कर दें, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको ए कह दिया, एटलीस्ट वन हेड, ये इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी, ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको अवेलेबल है। तो पहले आप सैंपल स्पेस बनाएं दो कॉइन की एज यूजुअल। अगर तो आपको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो फिर तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड कैलकुलेट करना, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि एक आउटकम सिर्फ ऐसी है। लेकिन आप पहले एटलीस्ट वन हेड, तो कहता है कि इसमें से आप बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, कौन सी, एटलीस्ट वन हेड, और सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर दें। ऐसी आउटकम सिर्फ पॉसिबल जिसमें कम से कम एक हेड जरूर हो। ये वाली पॉसिबिलिटी है, ये वाली है और ये वाली, ये नहीं हो सकती। भाई अगर टेबल के ऊपर वाला कॉइन है उसके ऊपर अगर हेड आया हुआ है तो आप कैसे कह सकते हैं जी पॉसिबिलिटी है दोनों के ऊपर टेल आ जाए? भाई आपको बता तो रहा है कि एक हेड तो आ गया है, तो फिर रिड्यूस सैंपल स्पेस में यही तीन ऑप्शन बची है। तो मैंने क्या किया है, रिड्यूस सैंपल स्पेस को ऐसे ही मैंने जरा डिफरेंट स्टैरिक लगा के कह दिया, नाउ दिस वन इज द ओरिजिनल सैंपल स्पेस, यूज द गिवन इंफॉर्मेशन, रिड्यूस द सैंपल स्पेस। उसने आपको ये कहा है कि कम से कम एक हेड जरूर है, इसमें भी कम से कम एक हेड जरूर है, इसमें भी कम से कम एक हेड जरूर है, और इसमें भी कम से कम एक हेड जरूर है। और अब जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के बाद है, क्योंकि ये रिड्यूस सैंपल स्पेस से है, तो मैंने जो सैंपल स्पेस यूज करनी है ओरिजिनल नहीं है बल्कि वो रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस है। उसी तरह का प्रॉब्लम है, एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा करना है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी हुई उसको यूज करना है और सैंपल स्पेस में से जो इम्पॉसिबल चीजें हैं वो निकाल देनी है। बाकी रह गई तीन, और तीनों में से टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी। क्यों ये 1/3 क्यों यूज किया है? ये इसलिए आपने यूज किया कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, ठीक है ना। और अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन ना होती तो फिर आपने प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करनी थी वो 1/4 आनी थी, कम आनी थी ना, 25%, ये 33% बनता है। तो होता क्या है, जब आप सैंपल स्पेस रिड्यूस करते हो डिवाइजर कम हो जाता है, जब डिवाइजर कम होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी या चांस ऑफ हैपनिंग जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इफ टू फेयर टाइज आर थ्रोन, कहता है दो डाइस लूडो के दाने फ्लिप किए गए, थ्रो किए गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या चांसेस हैं? द सम ऑफ डाइस विल बी 7, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द सम ऑफ डाइस विल बी 7, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, गिवन दैट बता दिया जा रहा है, बताया जा रहा है द सम इज ग्रेटर देन 6। कहता जी हिंट आपको दे रहा हूं, दो डाइस थ्रो किए गए थे, उनके ऊपर सम 7 आने का क्या चांस है? अगर आपको यह बताया जा रहा है या ये हिंट दिया जा रहा है कि जी ये आपको बता देते हैं हम कि सम जो है वो 6 से बड़ा है। अब देखें 6 से बड़ा 7 बिल्कुल होता है, लेकिन 6 से बड़ा तो फिर 8 सम भी तो हो सकता है, 9 भी तो हो सकता है, 10 भी तो हो सकता है। ये सारे वो सम्स हैं जो ग्रेटर देन 6 हैं। तो आपको कुछ हिंट दिया जा रहा है कि जी सम 6 से ग्रेटर है। 6 से ग्रेटर 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है ना, 11 12 भी होते हैं। कहता बताएं अब बताएं 7 क्या है। तो इसमें जो इवेंट है सम 7, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और इंफॉर्मेशन ये है कि सम जो है वो ग्रेटर देन 6 है। तो पहले तो मैंने इवेंट लिख दिया, ए सम इज 7, बी सम इज एटलीस्ट 6, उसने कहा ना ग्रेटर देन 6, तो कम से कम जो है
वो सम इज ग्रेटर देन 6 बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन कि सम इज एटलीस्ट 6, रिड्यूस सैंपल स्पेस मैंने कर दी, ये एटलीस्ट 6 नहीं, ग्रेटर देन 6, सॉरी, इज ग्रेटर देन, नॉट एटलीस्ट, ग्रेटर देन 6, मैं इसको ठीक कर दूंगा, ग्रेटर देन 6। ये मैंने, चूंकि उसने बता तो दिया कि सम जो है वो 6 से बड़ा है, तो ये तो नहीं फिर हो सकता, जो कि इसका सम तो 2 बनता है, सम 3 बनता है, 4, 5, 6, उसने कहा ग्रेटर देन, आपने कहा ये पॉसिबिलिटी तो है फिर। अच्छा, इसमें भी ये सारी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो बता रहा है कि सम 6 से ग्रेटर आएगा, फिर ये भी पॉसिबल और ये भी पॉसिबल। तो इस साइट पर मैंने क्या किया है, इस इंफॉर्मेशन को यूज किया है और सिर्फ वो आउटकम रहने दिया जिनका सम ग्रेटर देन 6 था। ये इंफॉर्मेशन आपने पहले यूज कर ली कि जी ये वाली चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? वो बता तो रहा है कि उसका सम जो है वो ग्रेटर देन 6 है। इसके बाद आपने रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस के थ्रू प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कितने का सम 7 है रिड्यूस सैंपल स्पेस में? 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली 6/21। ये 36 नहीं काउंट करने, ये वाले 36 नहीं काउंट करने, ये वाले काउंट करने जो कि 21 बनते हैं। क्यों? आपको बताया जा रहा था, हिंट दिया जा रहा था, सम जो है वो ग्रेटर देन 6 है। इस हिंट को आपने यूज किया है एंड देन जो है वो इस हिंट को यूज करने के बाद आपने इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर ली। सेकंड, सम ऑफ द डाइस विल बी 7, ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन दैट 2 डाइस शो द सेम नंबर, 2 डाइस शोज द सेम नंबर, सम 7, इसकी प्रोबेबिलिटी करनी है और इंफॉर्मेशन है नंबर आर सेम। तो पहले तो सैंपल स्पेस रिड्यूस करें, बोथ नंबर आर सेम, यही बनते हैं। चूंकि वो कह दी, बताया तो जा रहा है कि दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर ही आ रहा है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4, तो 6 पॉसिबिलिटी रह गई रिड्यूस पर। कितने का सम 7 है? किसी का भी नहीं, इम्पॉसिबल, 0/6। तो जी ये कैसे हो सकता है कि एक साइड पर आप कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आ रहे हैं, और उसके बाद कहेंगे कि जी सम 7 आने का क्या चांस है? तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो पहला मेथड आपसे डिस्कस किया गया वो क्या था? रिड्यूस सैंपल स्पेस मेथड। यूज द इंफॉर्मेशन, reduce the sample space and calculate the probability by usual method from the reduced sample space, and this probability is called conditional। conditional क्यों? क्या कंडीशन? कंडीशन ये है कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन ठीक है। अगर वो इंफॉर्मेशन ठीक है तो उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसे कंडीशनल बोलेंगे, और लिखते वक्त उसे लिखा जाता है ए, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो आप पहले लिखेंगे, और ये जो गिवन दैट लाइन है इसके बाद वाली जो ये लाजमी नहीं है। फर्ज करें मैं ऐसे लिख दूं, दैट्स ट्रू, तो इसका मतलब है आपने सी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और इंफॉर्मेशन जो गिवन दैट लाइन के बाद है वो आपको अवेलेबल है। अब जरा थोड़ा सा वो सिक्कों से हटके, डाइस से जरा हटके एक थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल है, ये आपके नोट्सों में अवेलेबल है, नंबर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये अवेलेबल है। सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर हैज बीन द टारगेट ऑफ मैनी शॉपलिफ्टर्स। चोरी कर लेते थे, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर था, लोग वहां पर अपनी खरीदारी के लिए आते थे और देन कोई छोटी मोटी चीज उठा के पॉकेट में डाल ली, चोरी कर ली। ऑफ मैनी शॉपलिफ्टर्स during the past month, but owing to increased security precautions, डिपार्टमेंटल स्टोर वालों ने देखा, उन्होंने कहा ये बड़ी चोरियां हो रही हैं, तो उन्होंने कोई अपने सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए या मे बी कोई स्टाफ वगैरह उन्होंने इंक्रीज किया है। और इससे क्या हुआ? 250 शॉपलिफ्टर हैड बीन कॉट। 250 लोग जो उस स्टोर से कोई थोड़ी बड़ी चीज चोरी कर रहे थे वो पकड़े गए। क्यों? उन्होंने कैमरों में देख लिया या उन्होंने कोई खुफिया तौर पर जो अपने ही कस्टमर्स के रूप में उन्होंने अपना सिक्योरिटी स्टाफ रखा हुआ था, उन्होंने देख लिया और उन्होंने पकड़ लिया। ईच शॉपलिफ्टर्स जेंडर इज नोटेड। देखा गया कि वो जो पकड़ा गया है उसकी जेंडर उन्होंने नोट की कि जी कितने इसमें से जो थे वो मेल शॉपलिफ्टर थे और कितने इसमें से जो है वो फीमेल शॉपलिफ्टर है। एंड आल्सो वेदर फर्स्ट टाइम और रिपीट ऑफेंडर, मतलब उनसे पूछा गया, फर्ज करें कोई शख्स पूछा, पकड़ा जा रहा है, कोई वो पता जी ये कोई मेल है, नोट कर लिया मेल है, हाँ उससे पूछा जा रहा है हाँ भाई
कितनी दफा ये चोरी करने आए थे, तो मे भी वो आपको कहे कि जी पहली दफा ही आया था और पकड़ा गया, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, पहली दफा ये, मैंने तो ये कभी नहीं की, लाइक पता नहीं झूठ बोल रहा है कि नहीं, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कह रहा है जी मैंने पहली दफा ये काम किया और मैं पकड़ा गया। देन रिपीट ऑफेंडर, हो सकता है कोई शख्स पकड़ा गया हो, और यहां तो ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली तो सारा रैकेट बन जाता है और आप जस्ट इसका वो क्या सिटीजन नंबर डाले तो पता चल जाता है ये कितनी दफा पहले भी पकड़ा गया है। तो मे बी आप जब रिकॉर्ड चेक करें तो पता चले यस कहीं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी के शुबे में ये नहीं पकड़ा गया, तो ये है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। और मे बी आप कहेंगे आपके रिकॉर्ड के मुताबिक 6 दफा तो आप पहले पकड़े गए हैं, जिसे आप आधी चोर कहते हैं ना, वो पहली दफा और वो आधी चोर रिपीट ऑफेंडर। तो ये दोनों चीजें नोट की, और दोनों चीजें नोट करके 250 टोटल शॉपलिफ्टर थे, और एक छोटा सा टेबल बना के लिख दिया गया, ये डेटा आपको अवेलेबल होगा। 60 शॉपलिफ्टर ऐसे थे जो मेल थे, और जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे जी हम पहली दफा चोरी करने आए थे। 60 मेल पहली दफा चोरी करने आए और पकड़े गए। 70 मेल आधी चोर थे, बार बार कोई 2 दफा चोरी 3 दफा पकड़ा गया था। टोटल 130 मेल ऑफेंडर थे, फीमेल भी थी। 44 फीमेल्स ऐसी थीं जो पहली दफा चोरी करने आई और पकड़ी गई, और 76 फीमेल्स ऐसी थीं जो कि कह रही है जी ये तो 5-6 दफा चोरी करती थी और पकड़ी गई। टोटल 120, 250 पूरे हो गए। तो 250 जो ऑफेंडर थे पकड़े गए, उनमें 130 मेल थे, 120 फीमेल है, 250 पूरे। 130 में से 60 मेल ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम चोरी करने आए थे, पकड़े गए, और 70 जो थे वो रिपीट थे। 120 में से 44 फर्स्ट टाइम चोरी करने आई थी, पकड़ी गई, और 76 जो थी वो रिपीट थी। टोटल 104 रिस्पोंडेंट, ये पढ़ रहा हूं, 104 रिस्पोंडेंट ऐसे थे जो पहली दफा चोरी करने आए और पकड़े गए। इस 104 में 60 मेल थे और 44 जो थी वो फीमेल थी। 146 ये रिपीट ऑफेंडर थे। इस 146 रिपीट ऑफेंडर में 70 मेल थे और 76 जो है वो फीमेल। देखिए डेटे को अगर आप पहले प्रॉपरली समझें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो फिर शायद इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो आसान होता है। अब ये 250 लोग हैं। द प्रोबेबिलिटी और द डेटा समराइज्ड इन द टेबल। फर्ज करें इन 250 में से ये सारे आपने वो पेपर स्लिप्स वगैरह में नाम डाल दिए, एक शख्स का नाम निकालना है, पता नहीं किसका निकला है। कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट शॉपलिफ्टर इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। कहता है क्या चांस है कि अगर ये 250 लोग हैं, ऐसे ही पुलिस वाले आया, कहते हैं यार किसी एक का नाम दो, आप कहें ठीक है जी किसी के साथ हम बायसनेस शो नहीं करेंगे, जिसका नाम निकल आएगा हम पुलिस वाले को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देंगे। कहता है क्या चांस है कि जो शॉपलिफ्टर निकलेगा वो ऐसा शॉपलिफ्टर होगा जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होगा। और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही, गिवन दैट शॉपलिफ्टर इज अ मेल। आप ऐसा कह लें कि आपको बताया जा रहा है कि फर्ज करें आपने एक पेपर स्लिप उठाई है, आप कह रहे हो अच्छा यार ये पेपर स्लिप ना किसी मेल की निकली है, बता दिया ना कि आप पेपर स्लिप उठानी है, किसी की भी निकल सकती थी ना, मेल भी हो सकता था फीमेल भी हो सकता था। आपको हिंट दिया गया है, हिंट दे दिया गया है कि वो जो पेपर स्लिप पिक की गई है वो है किसी मेल की, गिवन दैट है ना, बता दिया जा रहा है। और कहता है जी अब बताओ जरा क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पेपर स्लिप पिक हुई है वो ऐसी पेपर स्लिप है जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की है। तो पहले इसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्ज करें ये ए है, ये इंफॉर्मेशन है, ये बी है, और आपको कहा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होगा, और इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि शॉपलिफ्टर जो है वो मेल है। ए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, बी वो मेल है। और अब मैंने क्या किया है, सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर दिया है। क्यों? ये मैंने आउट कर दिया सैंपल स्पेस से, क्योंकि उसने कह तो दिया कि शॉपलिफ्टर इज अ मेल, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डेटा लैदा कर लिया।
एग्जाम में आपको ना ऐसे डिटेल से अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर से अपने टेबल पे, अपने पेपर पे ये टेबल बना लेते हो तो सिंपल इज दैट, आप इसको क्रॉस कर दो, आपने कहा ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि जो अब नाम किसी का निकला है, चूंकि वो मेल है तो 130 में से कोई हो सकता है। दिस वन इज द रिड्यूस सैंपल स्पेस, इसे एसिस्टेरिक कहते हैं, जिसमें आपके पास 130 लोग रह गए। अब इसमें से आप देखें हाउ मेनी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, 130 में से 60। तो अब जैसे आप यूजुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो NA ओवर NS, लेकिन इस दफा NA दैट इज द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, लेकिन जो डिवाइजर है वो मैंने स्टेरिक यूज किया हुआ है, यानी कि रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस जो है वो मैंने यूज की, जो कि 130 बनती है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई 60/130 या 6/13। यूज द इंफॉर्मेशन, शॉपलिफ्टर इज अ मेल। इस इंफॉर्मेशन को मैंने यूज किया, सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दी, और रिड्यूस सैंपल स्पेस से जैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर। द प्रोबेबिलिटी दैट शॉपलिफ्टर इज फीमेल, क्या चांस है कि शॉपलिफ्टर जो है वो फीमेल है? गिवन दैट शॉपलिफ्टर इज अ रिपीट ऑफेंडर, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फीमेल की, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिपीट ऑफेंडर, यानी कि नाम निकाला है, आप कह रहे हैं ये आपको बताया जा रहा है कि नाम उसका निकला जो आदि चोर है, ऐसा कह ले, चोर या चोरनी जो भी है, आदि चोर है, वो रिपीट ऑफेंडर है। आपने कहा ना इसका मतलब नाम किसी फर्स्ट टाइम वाले का नहीं निकला, बिल्कुल ऐसा ही है, सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस सैंपल स्पेस आपके पास सिर्फ ये रह जाएगी। तो ये मैंने रिड्यूस सैंपल स्पेस लिख दी। अब जो नाम निकला है वो 146 में से किसी का निकला है, क्योंकि 146 ही रिपीट ऑफेंडर है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? फीमेल की। हाउ मेनी फीमेल्स रिपीट ऑफेंडर? 76। तो 76/146 इज द required probability. Use the information, reduce the sample space, and then calculate the probability from reduced space is called conditional probability. And I think so कि ये जो 3-4 एग्जांपल्स की हुई हैं, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि जी जो गिवन दैट होती है वो इंफॉर्मेशन होती है, हम इंफॉर्मेशन पहले यूज करेंगे, जो इम्पॉसिबिलिटीज है वो निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा वहां से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसे वर्ड बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि ये जो आंसर आपके पास 76/146 आया है, ये इस कंडीशन के तहत आया है कि शॉपलिफ्टर जो था वो रिपीट ऑफेंडर था। क्यों रिपीट ऑफेंडर था बता रहे हैं, वो जो चीज बता दी जाए उसका तो नहीं। अब देखें ना, जैसे मैंने कहा था 4 ऑप्शन है, बी आउट हो गई, आपने इस इंफॉर्मेशन के बाद आप कह सकते हो 33% चांस है ठीक होने का। क्यों? इंफॉर्मेशन कहती है बी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये तो था एक मेथड। सेकंड मेथड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, दैट इज द कंडीशनल, और फिर बाद में कंपैरिजन करेंगे जी क्या करना चाहिए। कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय अप्लाइंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल, नॉट द रिड्यूस सैंपल स्पेस मेथड। उसमें आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, सैंपल स्पेस रिड्यूस करते हैं, फिर रिड्यूस सैंपल स्पेस से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करके कह देते हो जी ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल क्या है? देयर इज नो नीड टू रिड्यूस द सैंपल स्पेस, बिल्कुल आपने सैंपल स्पेस रिड्यूस नहीं करनी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की नोटेशन उसी तरह से, ए गिवन बी, ऊपर क्या लिखना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइजर में आपने लिखना है जो गिवन दैट लिखा हो, यानी कि ये इंफॉर्मेशन है, ये इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिवाइजर लिखेंगे जो इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपने इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आप आल्दो ये इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल है, लेकिन हम कहते हैं इस इंफॉर्मेशन की मौजूदगी में इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं क्या हो। और सिमिलरली इसमें आप समझ लें इंफॉर्मेशन ए में अवेलेबल है और इवेंट बी है, प्रोबेबिलिटी आपने बी की फाइंड करनी है। अगर ए की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो, बताना ये है कि ऊपर तो कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों इंटरसेक्शन ही आएंगे, लेकिन डिवाइजर में डिफरेंस ये होगा कि इधर जो है वो इंफॉर्मेशन जो गिवन दैट में होती है वो यहां पर आ जाए। तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल, एंड देयर इज नो नीड। अब मैं उसी प्रॉब्लम को दोबारा से कर रहा हूं, लेकिन इस प्रॉब्लम के थ्रू। The probability that the shoplifter is a first time offender given that shoplifter is a male.
इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है कि इट इज अ मेल, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, वो पहले भी कैलकुलेट की थी, रिड्यूस सैंपल स्पेस से भी हमने कैलकुलेट की थी। क्या आ रहा था 60 by 130, ये आंसर आ रहा था ना रिड्यूस सैंपल स्पेस मेथड से, 60 by 130। अब चूंकि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल अप्लाई करना है और रूल के तहत लाइक दिस, इसमें हमें दो कैलकुलेशन चाहिए, एक ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ऐसे रिस्पोंडेंट जो फर्स्ट टाइम हो, एंड का वर्ड है ना, उनमें ये दोनों खूबियां हो, वो मेल भी हो, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर भी हो। ऑन एंड और का वर्ड पड़ा था, और में हम कहते हैं जी कोई एक को गिन ले, एंड में पड़ा था दोनों होंगे तो गिनने हैं। आप कहते हैं ठीक है काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ये 60 मेल हैं, इन्हें गिन ले। हम कहते हैं ओके ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हाँ जी ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, गिन ले। आप कहेंगे नहीं ठहर जाएं, क्या वो मेल भी हैं? जी बिल्कुल वो मेल भी हैं। हम कहेंगे ओके गिन ले इसको, ये जी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है गिन ले। हम कहते हैं ओके अभी ठहर जाए, क्या वो मेल भी हैं? नहीं जी ये मेल तो नहीं है, फिर नहीं गिनना आपने। ये जी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, नहीं जी ये तो है ही नहीं, तो फिर ये 60 रह गए। 60 लोग ऐसे हैं जो मेल भी हैं और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर भी हैं। कितने में से? 250 में से। देखिए मैं कोई वो रिड्यूस सैंपल स्पेस नहीं यूज कर रहा, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं यूज कर रहा, तो 60 by 250। एंड का वर्ड हो, जब तक दोनों खूबियां नहीं होंगी हम उस वक्त तक काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी चाहिए। ए क्या चीज है? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कितने हैं? 104। और इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, इधर एक्चुअली ना बी आना चाहिए, मेल, यस बी होना चाहिए। मैं इसको ठीक कर, ये दिस वन, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है डिवाइजर में, क्या आना है बी ने, बी क्या है मेल, और मेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहां पर जो है वो मेंशन है। मेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्चुअली यहां पर जो है वो मेंशन है। कितने मेल हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। आपने कहा ना जी 130, 130 मेल हैं, तो 130 अगर मेल हैं तो 130 मेल की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 250 में से, 250 में से। तो 250 में से 250 टोटल लोग हैं, उनमें से 130 जो है वो मेल है, तो उसकी अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 130 by 250 फॉर्मूला लगा दें। ऊपर क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन, और डिवाइजर में क्या आएगा? वो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसकी प्रोबेबिलिटी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपस में क्या रह गया? 60 by 130 द सेम आंसर। ये थोड़ा सा ए बी का गड़बड़ हो गया है, एक्चुअली ये बी बनता है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के तहत प्रोबेबिलिटी, तो आंसर तो वही आएगा। अब चाहे आप फर्स्ट मेथड यूज करो रिड्यूस सैंपल स्पेस, चाहे आप सेकंड मेथड यूज करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल, आंसर दोनों से एग्जैक्टली सेम ही आएंगे। दो मेथड हो गए। अब जरा देखते हैं कि जी फिर एग्जाम में क्या करना। वैसे मैं सुजेस्ट करूंगा रिड्यूस सैंपल स्पेस इज मच इजियर, क्योंकि उसमें क्या करना, आपने इंफॉर्मेशन को यूज करके जो पॉसिबल नहीं वो काट दें, बाकी जो रह जाएगा वहां से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। जरा एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं जी कि हमें क्या रिड्यूस सैंपल स्पेस वाला मेथड यूज करना चाहिए या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल वाला मेथड जो है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ड्यूरिंग अ स्टडी ऑफ ऑटो एक्सीडेंट, द हाईवे सेफ्टी काउंसिल फाउंड दैट 60% of all accident occur at night। मोटरवे पर, हाईवे मोटरवे पर एक्सीडेंट होते हैं। तो वो जो एक्सीडेंट का डेटा है, वो जो एक्सीडेंट मोटरवे पर जो पुलिस है, मोटरवे पुलिस, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन उनके पास ये है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, अगर 100
तो 60 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो रात के वक्त होते हैं, ना रात को गाड़ी हिट हो गई, रात को एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने कहा जी जब रात हो रही थी तो हमने नोट करते हैं कि 60% एक्सीडेंट जो होते हैं वो रात को होते हैं। 52% ऑल अल्कोहल रिलेटेड। अब रात को नहीं, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं चाहे वो दिन को हैं चाहे वो रात को हैं, कहते हैं 52% एक्सीडेंट ऐसे हैं कि जिसमें ड्राइवर ने कोई ना कोई नशावर जो है वो ड्रग यूज की होती है, अल्कोहल उसने यूज की हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक इंफॉर्मेशन है 60% एक्सीडेंट रात को होते हैं, लाजमी नहीं सारे वो हों जो कि अल्कोहल रिलेटेड हो, वैसे भी हो सकते हैं। 52% अल्कोहल रिलेटेड है, लाजमी नहीं रात को हो, दिन में भी हो सकते हैं। 37% अक्कर एट नाइट आर अल्कोहल रिलेटेड। कहता है 37% जो रात को टोटल कितने होते हैं 60%, 60 में से 37% जो हैं रात के वक्त वो अल्कोहल रिलेटेड है। टोटल 52% है, रात को 60% है, 60 का 37% जो है वो अल्कोहल रिलेटेड है। ये इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आगे उसने एक इवेंट है, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी जो है वो रिक्वायर की गई। किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट वाज अल्कोहल रिलेटेड। लेकिन साथ आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, गिवन दैट इट अकर एट नाइट। आपको बता दिया गया है कि अगर तो पता ना हो तो फिर तो 37% है ना टोटल में से। अब आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक्सीडेंट इज अकर एट नाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट वाज अल्कोहल रिलेटेड। अब पहला मेथड तो है रिड्यूस सैंपल स्पेस। आप सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट का डेटा रहने दें, उन एक्सीडेंट का डेटा रहने दें जो रात को हुए हैं। टोटल कितने एक्सीडेंट हुए हैं? 250? नहीं, ये तो पता ही नहीं है। इसमें तो मुझे पता था टोटल कितने जी, 250। इसमें से ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने, बड़ा मेंशन था। तो यहां तो नंबर मेंशन ही नहीं है। अगर मेरे पास सैंपल स्पेस ही नहीं अवेलेबल तो कैसे पॉसिबल है कि मेरे पास सैंपल स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं उसको रिड्यूस कर सकूं? तो याद रखा जाए कि ये वो एग्जांपल है जिसमें सैंपल स्पेस नहीं है। अगर सैंपल स्पेस ही नहीं अवेलेबल तो हाउ इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस दैट सैंपल स्पेस? तो पहली ऑप्शन तो गई। दूसरी ऑप्शन क्या थी? प्रोबेबिलिटी रूल। उस प्रोबेबिलिटी रूल के तहत अगर ए को मैं अल्कोहल कह दूं, अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बी अकर एट नाइट, इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो आपको इंटरसेक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यस, प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं इसमें, हमें सैंपल स्पेस तो नहीं दी। अगर सैंपल स्पेस दी होती तो रूल के तहत अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो पहले हम उस सैंपल स्पेस से ये प्रोबेबिलिटीज खुद कैलकुलेट करते, जैसे पिछले एग्जांपल में की थी। पिछले एग्जांपल में जब मैंने रूल के तहत किया था तो मैंने ये प्रोबेबिलिटीज पहले कैलकुलेट की। कहां से? सैंपल स्पेस से। फिर मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया। यहां सैंपल स्पेस नहीं है। सैंपल स्पेस तो वाल दो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। ए अल्कोहल, कितने, क्या चांस है कि अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट होगा? बताया गया 52% अल्कोहल रिलेटेड। यस, अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट 52%, 0.52। अकर एट नाइट, 60% ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट अकर एट नाइट, ये भी दिया हुआ है। 37% अकर एट नाइट आर अल्कोहल रिलेटेड, यानी कि उसमें दोनों खूबियां हैं, वो अल्कोहल रिलेटेड भी है, वो रात को भी हो रहा है। तो कह सकता हूं ये इंफॉर्मेशन। अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट गिवन दैट इट इज अकर एट नाइट। अल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट गिवन दैट इट अकर एट नाइट। ऊपर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। नीचे क्या आएगा? ए की बी की प्रोबेबिलिटी, बी की जो गिवन दैट है 0.6। तो 0.6 और ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिड्यूस सैंपल स्पेस मेथड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में उसी वक्त यूज कर सकते हैं अगर हमें सैंपल स्पेस अवेलेबल होगी तो रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा यूज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपने खुद कहना है
कि देखें जी वो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये हिंट भी दे रहा है, ये बता भी रहा है, कुछ बता रहा है और बाकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखना आप घर में कभी आप अपने बहन भाई से या इवन किसी अंकल से आंटी से आप पीछे से जाते हैं और उनकी आंखें बंद कर लेते हैं और पूछते हैं हाँ बूझो जी कौन हूं मैं, तो वो पहले तो वो आपकी आवाज से इस तरह से गैस करने की कोशिश करता है, वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता, तो फिर कुछ तो बताओ ना। तो वो मैं भी कह सकता है जी आपका मैं रिश्तेदार हूं, लाहौर से आया हूं, तो वो फिर बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन उन रिलेटिव्स की जाने कर लेते हैं जो उनके लाहौर में, अब लाहौर में भी तो हो सकता है उनके मामू हो फला फला फला, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा सा गैस करने का आसानी है। तो इंफॉर्मेशन कि जी मैं लाहौर से हूं, आपका रिलेटिव हूं, अब गैस करो, तो वो गैस करते हैं। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन के बाद अगर सैंपल स्पेस ही अवेलेबल नहीं है तो फिर एक चॉइस क्या रह जाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल, वो वाहिद चॉइस रह जाती है जिसकी मदद से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड भी आप कर सकते हो, इवेंट है एन एक्सीडेंट अकर एट नाइट, वो रात को हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। कहता है जी कि वो था अल्कोहल रिलेटेड, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है, क्यों, इस दफा इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अकर एट नाइट इसकी फाइंड करनी है, अल्कोहल रिलेटेड ए वो गिवन है आप, तो फर्क क्या पड़ेगा, ऊपर तो वही आएगा, सेम इंटरसेक्शन ही आएगा, लेकिन जो डिवाइजर है उसमें अब ए की प्रोबेबिलिटी आनी है और ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.52। एग्जाम में क्वेश्चन आए, जाहिर है देखिए इस वक्त ये चीजें आसान इसलिए हैं कि आप बिल्कुल फोकस हो कि जी हाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, आज वही पढ़ रहे हैं। एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाए तो ये पता ही नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तहत करना है या आम जैसे आप पहले करते हैं उसको यूज करना है। हाँ ये तो फिर इशू है, बड़ा एक्सप्लिसिट वर्ड होता है गिवन दैट, ये आपको ये बताया जा रहा है, अगर ये बता दिया जाए, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि इसके कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्चुअली क्या है। ठीक है जी, आपके जो कोई भी क्वेश्चन है वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपसे लूंगा। और एक मुझे याद है कि मैंने एग्जांपल भी आपको सॉल्व करने के लिए कही थी, तो आपने नोट्सों में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर हैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं एक्चुअली वहीं से एग्जांपल हैं, वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि चूंकि मुझे स्लाइड्स में वो मटेरियल लेकर आना है और जाहिर है नोट्सों में तो इन बल्क लिखा हुआ होता है, तो मुझे थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पर प्लेस करना होता है, तो आल्दो आपको एग्जांपल वहां पर मिलेंगी पूरी डिटेल के साथ, तो आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी।